नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आपको पॉलिटी के 2 टेस्ट करा दिए गए हैं पूरे 4 पार्ट में, और ज्योग्राफी का 1 टेस्ट करा दिया गया है। ये दूसरा टेस्ट है। तो ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 आज देखेंगे, 50 कल देखेंगे। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के भी दोनों टेस्ट हो जाएंगे आपके पूरे। इनके माध्यम से जैसे आप जानते हैं कि हम व्याख्या के साथ साथ अन्य चीज़ें भी आपको बताते हैं, जिससे क्या है आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो यहाँ केवल क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं कराए जाएंगे, उसके आसपास की भी चीज़ें सारी बताई जाएंगी, जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पार महाद्वीप अर्थात जैसे कोई महाद्वीप है, जैसे ये अमेरिका है, तो इसका मतलब पार महाद्वीप इधर से लेकर इधर तक। तो पार महाद्वीप रेल मार्ग और उनसे जुड़े शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता होगा कुछ रेल मार्ग इतने बड़े हैं कि वो एक महाद्वीप के इस कोने से लेकर उस कोने तक जाते हैं। तो वही ये पूछ रहा है। देखिए, पार साइबेरियन अर्थात ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मास्को को बीजिंग से जोड़ता है। तो आपने पढ़ा होगा ये गलत है, क्योंकि वो चीन को नहीं जोड़ता, वो रूस के 2 शहरों को जोड़ता है। ये मास्को हो जाता है इधर। आपने देखा होगा रूस जैसे ऐसे है ना, तो मास्को इधर है पश्चिम में, और पूर्व में जो है व्लाडी वोस्टक है, ऐसे ब्लाडी वोस्टक। तो ये याद रख लीजिए आप। तो ये पहला हो गया गलत, पहला हो जाता है गलत। दूसरा क्या है, ये पार कैनेडियन ट्रांस कैनेडियन जो रेल मार्ग है, ये भी दुनिया के सबसे बड़े रेल मार्गों में आता है। वैंकूवर से लेके हेलीफैक्स को जोड़ता है। तो ये सही है। वैंकूवर आपको पता होगा पश्चिमी तट पर है, और हेलीफैक्स जो है ये जहाँ फंडी की खाड़ी है, ये उधर है आपको ग्रीनलैंड की साइड, अर्थात ये पूरब में है। तो ये सही है। अभी देखिए, संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। इसका ये इंग्लिश में से बोलते हैं यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। तो न्यूयॉर्क आपको पता ही होगा, न्यूयॉर्क कहाँ है, इधर USA के ऐसे पश्चिम पूर्वी तट पर है न्यूयॉर्क, और इधर पश्चिमी तट पर क्या है, सैन फ्रांसिस्को। तो ये इसको जोड़ता है। तो ये भी सही हो गया। तो 2 और 3 सही है इसका, और जो है केवल 2 सही। इसमें कौन कौन से 2 और 3, 2 एंड 3, पहला गलत हो गया। अगला चलते हैं। सिंचाई प्रणाली आपको पता ही है, कहीं यहाँ हमारे यहाँ सिंचाई प्रणाली कई प्रकार की होती है। अब ये पूछ रहा है भारत प्रमुख परियोजनाओं में सतही और भौमजल दोनों स्रोत होते हैं। तो देखो, आपने पता होगा जब भी कोई दामोदर घाटी या कोई भी बड़ी परियोजना बनती है, तो उसमें क्या होता है, सतही जल ही तो होता है, नदी का जल रोकते हैं, भूमि से जल थोड़ा ही निकालते हैं उसमें बड़ी परियोजना में। भूमि का जल तो क्या है ना, इंडिविजुअल किसान निकालते हैं अपने नलकूपों की सहायता से। तो दोनों स्रोत नहीं है इसमें, केवल एक स्रोत है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत आपका। दूसरा देखिए, ड्रिप इरिगेशन, बिल्कुल ये माइक्रो इरिगेशन के बारे में बता रहे हैं। स्प्रे या माइक्रो स्प्रिंकल सिंचाई और बबलर सिंचाई क्या है, ये सिंचाई विधियों की फैरो सिंचाई से है, फरो सिंचाई श्रेणी से संबंधित है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फरो सिंचाई जो होती है FURRO, फरो सिंचाई उसे बोलता है जैसे आपके यहाँ नाली नहीं बहती ऊपर से लेकर पहाड़ी, मेनली पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे खेत की ढाल की दिशा में ये पानी चलता है। मैदान में भी क्या होता है, जो कनाल सिंचाई होती है ना, ये उस टाइप की होती है, उसे बोलते हैं फरो सिंचाई। तो ये माइक्रो इरिगेशन नहीं है, ये फरो सिंचाई नहीं है, ये सब क्या है, माइक्रो इरिगेशन है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही है कौन सा, D, न तो 1 न तो 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओलिव रिडले के संबंध में पूछा है। इनकी वृद्धि हो रही है ना, किंतु रेत का तापमान बढ़ने से इनके लिंगानुपात में विषमता आ रही है। इसका आपको पता होगा ना, इस जो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है इसका लिंग निर्धारण जो कछुए का होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके ना लिंगानुपात में गड़बड़ हो रही है अभी। जैसे कुछ मादा होंगे कुछ नर होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इस प्रकार से मादाओं की संख्या क्या है, बढ़ जाएगी, और नर हो जाएंगे कम। तो फिर हो जाएगी गड़बड़। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो कुछ मादा बनते हैं कछुए, कुछ मेल बनते हैं, और कुछ फीमेल बनते हैं, नर बनते हैं, है ना। तो अब मादा रहेंगे तो फिर इनके लिंगानुपात गड़बड़ हो जाएगा। इनके बारे में कथन बताइए कुछ। ये केवल हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय में पाए जाएंगे, लेकिन हर जगह पाए जाते हैं। हिंद महासागर में पाए जाएंगे, प्रशांत में पाए जाएंगे, अटलांटिक में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये आपको पता ही है, यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र होता है इक्वेटर के आसपास का। तो हिंद महासागर में तो है ही आपको। हमारा उड़ीसा का तट, गहीर माता तट आपको पता ही है, वो भी याद कर लेना। गहीर माता तट जो है वो फेमस है इसके लिए। तो ये गलत हो गया। सर्वाहारी होते हैं, बिल्कुल सर्वाहारी होते हैं, मतलब कुछ भी खा लेंगे, वेज नॉन वेज।
इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है, वल्नरेबल, वल्नरेबल जिसे बोल देते हैं सुवेद्य, वल्नरेबल या सुवेद्य, सुवेद्य है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो ये इसमें केवल दूसरा सही है, केवल एक सही है। कौन सा, दूसरा सही है केवल। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ज्ञान मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, आपको पता होगा ये क्या हो रहा है, जो हमारी पुरानी पांडुलिपि है उनका डिजिटलीकरण हो रहा है, जिससे कि संरक्षण किया जा सके, क्योंकि पांडुलिपि खराब हो जाती है एक टाइम के बाद। तो ये केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी, ये भी याद कर लेना, क्योंकि ये साल भी पूछता है या बजट पूछ लेता है। तो किससे संबंधित है ये सीधा ये रहा बी, प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। आज थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि इनमें समझाने के लिए थोड़ा कम है, और जो भी होगा उतना हम बता देंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका कीमती हम जानते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ओपोइड्स। अच्छा, ओपोइड्स दवाई क्या होती है, ये होती है आपकी दर्द से संबंधित, ये रख लीजिए आप, ओपोइड जो संबंध है, ये ओपोइड्स जो होता है ना, एक दवाई का वर्ग है, ये बनती किससे है, ये नशीली उससे बनती है, जो अफीम का जो पोस्ता होता है ना उससे बनती है, तो इनकी ना लत भी लग जाती है। तो ये आप समझ लीजिए कि दर्द निवारक दवाई है ओपोइड्स, जब भी कोई क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका उत्तर हो गया बी। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा है भारहास वाले कच्चे माल उद्योग आधारित कौन से हैं। तो भारहास वाले आपको पता ही होगा, जिनका जो रॉ मटेरियल होता है ना उसमें से कुछ बाहर हटता है, और इस कारण क्या करना पड़ता है कि वो उद्योग वहीं स्थापित करने पड़ते हैं। जैसे आपका गन्ना है, तो गन्ना अगर दूर बना देंगे चीनी मिल, तो गन्ना तो सूख कर बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भारहास वाले उद्योग होते हैं कच्चे माल के आसपास ही बनाए जाते हैं। तो इनमें कौन सा है, एल्यूमिनियम परगलन उद्योग, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ये बॉक्साइट से निकाला जाता है ना। एल्यूमिनियम का एक अयस्क आपको पता है बॉक्साइट है, और बॉक्साइट में क्या होता है कि जब बॉक्साइट को साफ़ करते हैं उसमें, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो ऐसा तो होगा नहीं बॉक्साइट उठा के कहीं और ले जाएंगे हम, है ना, फिर वहाँ उसको रिफाइन करेंगे, फिर उससे एल्यूमिनियम बनाएंगे। तो इसलिए ये उद्योग वहीं लगा दिया जाता है जहाँ पे बॉक्साइट की अधिकता होती है। तो ये हो गया। कागज विनिर्माण उद्योग, ये भी हो गया। देखो कागज़ क्या है, लकड़ी से या फुई से, बुरादे से, इस बांस से बनता है, तो अगर कहीं दूर ले जाएंगे तो सूख के बेकार हो जाएगा। चाय प्रसंस्करण उद्योग, देखिए चाय तो बिल्कुल वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ख़राब भी होती है, अगर इसे दूर ले जाके पैकिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जहाँ भी चाय के बागान है, असम, दार्जिलिंग वगैरह, वहीं चाय प्रसंस्करण बनता है। वस्त्र परिधान उद्योग, अब देखिए वस्त्र में क्या होता है भाई, सूती धागा है उससे वस्त्र बनते हैं, या रेशम से बनेंगे, या नायलॉन वगैरह के बनते हैं। तो इनको धागे को कहीं भी ले जाओ, इनका कुछ भार वार तो कम होगा नहीं। तो इसलिए ये जो उद्योग है ये भारहास वाला कच्चे माल आधारित उद्योग नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल 3 सही है, 1, 2, 3। 7वां देखते हैं, बॉक्साइट एक लोह धातु खनिज है। अब लोह थोड़ा ही है, ये तो अलोह है। एल्यूमिनियम देखा होगा आपको, चुंबक से चिपकता थोड़ा ही है, तो ये गलत हो गया। इसका निर्माण एल्यूमिनियम किया जाता है, ये तो सही है। इसका प्रयोग जो है एल्यूमिनियम जो बनाते हैं उसमें किया जाता है, तो ये सही है, लेकिन ये अलोह धातु है। यह वृहद स्तर पर उत्तरी मैदानों की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। अब आपको पता होगा हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, नहीं तो हमारे यहाँ इधर एल्यूमिनियम की फैक्ट्री होती है। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार और पर्वत श्रेणियों के आसपास पाया जाता है ज़्यादातर ना। उड़ीसा, इसमें बॉक्साइट में आप ये रखना कि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा। काला हांडी बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा काला हांडी उड़ीसा का। झारखंड का लोदार गद्दा, ये 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए आप, ये मेनली यहीं पाए जाते हैं बॉक्साइट ना। छत्तीसगढ़, MP मुख्यतः, महाराष्ट्र और गुजरात में भी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसका तो हो जाएगा 7वें का D। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं, ग्रामीण घरों का अभिविन्यास और संरचना वृहद रूप से जलवायु परिस्थितियों के स्थानीय रूप में सामग्री से प्रभावित होती है, तो ये सही है। देखा होगा आपने, क्या करते हैं गाँव में, क्या करते हैं, छप्पर बना लेंगे और उससे क्या होगा, ठंड रुक जाएगी और गर्मी भी रुक जाएगी। और बड़े बड़े मकान होते हैं, और मेनली ये क्या होता है, ऐसी सामग्री हम लोग यूज करते हैं गाँव के लोग, कि जिससे क्या है भाई, गर्मी में कम गर्मी लगे, ठंडी में कम ठंड लगे। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा, क्या है, घर जो है पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिससे क्या है, जो भयंकर ठंड होती है उससे जान बचती है। बांस वाले क्षेत्रों में आपने देखा होगा, जहाँ बाढ़ आती है ना, वहाँ क्या ना, खंभों के ऊपर मकान बना देते हैं ऐसे,
तो ये सब जलवायु परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है, ग्रामीण आबादी का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक। तो ये थोड़े होता है, ये आपको पता होगा, तो शहरी क्षेत्र में होता है सेवाएं जो है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। ग्रामीण में तो प्रथम होता है कृषि, प्राथमिक जो क्षेत्र है कृषि का वो होता है बोलबाला। तो ये हो जाएगा गलत। तो क्या हुआ, उत्तर हो गया इसका केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 9वां देखते हैं। देखिए बस्ती के प्रतिरूप अर्थात पैटर्न। पैटर्न देखिए ग्रामीण सेटलमेंट के ना पैटर्न आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये इनकी विशेषताएं पूछी है इसने। तो रैखिक प्रतिरूप क्या होता है, जब एक लंबी सड़क के आसपास मकान बन जाएंगे ऐसे, उसे रैखिक बोल देते हैं। तो रैखिक प्रतिरूप कहाँ होगा, देखिए इसने ना गलत दे दिया। रैखिक प्रतिरूप होगा सड़कों या नदियों के मार्ग, ये ऐसे सही है अगर ये होता। वृत्ताकार क्या होगा, भाई जब कोई तालाब होगा उसके आसपास बन जाएंगे, मंदिर या झील के आसपास। तो ये दूसरा ये दे दिया, तो पहला भी गलत हो गया मैचिंग, दूसरा भी गलत, क्योंकि ये सही मैचिंग पूछ रहा है ना। तीसरा क्या है, आयताकार, ये सड़क के समकोण पर काटती, ये सही है। भाई जब सड़क के समकोण पर ऐसे काटेगी तो यहाँ आयताकार पैटर्न में बन जाएंगे। देखिए आयत बन गया ये पूरा ऐसे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में था। तो इसमें पहला और दूसरा गलत हो गए, तीसरा सही है। केवल एक युग्म सही है, वो भी तीसरा। चलते हैं आगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। कायी घनत्व अर्थात जो है ना ये एक किस्म से फिजिकल चीज़ बता रहा है। क्या होता है कायी घनत्व, ये समझ लीजिए आप। ये देश की प्रति इकाई में कुल जनसंख्या की माप नहीं, ये तो हमारा सिंपल जो होती है ना डेंसिटी होता है, जिसे घनत्व बोलते हैं, इसे कायी घनत्व नहीं बोलते हैं। तो ये गलत हो गया। किसी देश की कुल कृषि जनसंख्या के अनुपात में कुल क्षेत्रफल के अनुपात को नहीं, ये भी नहीं होता है। ये क्या होता है, देखिए कौन सा, पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। किसी देश के कुल जनसंख्या का निवल कृषि क्षेत्र में अनुपात, यही सही है इसका। इसका अर्थ क्या है, ये भी गलत हो जाएगा फिर जब ये सही है तो। इसका अर्थ क्या है कि जैसे 1 हेक्टेयर ज़मीन है ना, उसमें कितने लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये हो जाता है कायी घनत्व। तो सीधा सा ये कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। तो कायी घनत्व देखिए जितना ज़्यादा होगा उतनी लोगों के हिस्से में ज़मीन कम आएगी, जितना कम होगा घनत्व उतना ही अच्छा रहेगा, लोगों के पास उतनी ज़्यादा ज़मीन होगी। आपने देखा होगा अक्सर छोटे गांव में जो होते हैं ना बड़े किसान होते हैं, क्योंकि लोग तो कम हैं और खेती ज़्यादा है, और जितने बड़े गांव हो जाते हैं वहाँ ज़मीन फिर बढ़ती चली जाती है। इसका सीधा सा फार्मूला है कुल कृषि घनत्व इक्वल टू कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। और कायी घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटे निवल, मतलब निवल का मतलब नेट कृषि क्षेत्र, कृषि मतलब जो बोया जा रहा है। ये जनसंख्या वृद्धि के विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति 10,000 लोगों पर जीवित जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में माना जाता है। तो ये गलत है, ये प्रति 1,000 होगा। 1,000 स्त्रियों द्वारा जितने भी बच्चे जीवित रहते हैं उसे बोलते हैं भाई 1,000 स्त्री है, और उनके मान लें कितने बच्चे दिए, एक ने दो बच्चे दिए, तो मतलब 2 बच्चे पैदा हुए एक स्त्री को, तो कितने 2,000 बच्चे हो गए, है ना। तो इसी को अनुपात को हम मान लेते हैं, फिर इसे कोई बोलते हैं CBR, अशोधित जन्म दर। तो ये हो गया गलत, 1,000 स्त्रियों पे होगा ना कितने बच्चे हैं। दूसरा क्या हो गया, ये गलत हो गया। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मतलब नेचुरल वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रवास का प्रभाव शामिल नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। देखिए प्राकृतिक वृद्धि तो वही होगी ना भाई, कितने पैदा हुए और कितने मरे। लेकिन वृद्धि और तरीके से भी हो सकती है, मान लिया बाहर से लोग आ गए यहाँ प्रवासन से, तो वो प्राकृतिक वृद्धि नहीं होगी, वो जनसंख्या वृद्धि कहेंगे केवल उसे। कुल जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और प्लस निवल प्रवास दोनों शामिल है, तो ये भी सही हो गया। देखो है ना, कुल जनसंख्या वृद्धि हमेशा ज़्यादा होगी, देखिए है ना। तो ये कम भी हो सकती है अगर यहाँ से लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये आप समझ गए उन कंसेप्ट, केवल 2 सही है, दूसरा एंड तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात क्षेत्रक है ना, इस्पात के संबंध में कथन बताइए। भारत अशोधित इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये तो आपको पता होगा। हमेशा कौन रहता है इस मामले में, चाइना, अपना चीन जो रहते हैं, ये दुनिया का 50% जो है अशोधित इस्पात केवल अकेला उत्पादन करता है, और भारत हमारा जो है नंबर 2 पर है। लेकिन अंतर देखिए आप कितना है, ये 6 से 7 के बीच में रहता है इसका ना, लगभग हर साल 6 से 7%। तो हमसे देखिए 10 गुना लगभग ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये नहीं है, दूसरे नंबर पर है भारत।
सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का इस्पात निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, ये PSU कंपनी है, आपको पता होगा, जो महारत्न कंपनी है ये ना, 7 महारत्न कंपनियाँ जो है उनमें ये शामिल है। तो इसका हो गया 2, केवल 2 सी बी। 13वां देखते हैं, रेल क्षेत्र के बारे में बताना है। रेल जो भारत में रेल नेटवर्क है, भारतीय रेल नेटवर्क उसका चौथा सबसे लंबा नेटवर्क है। बिल्कुल सही है। तो जब चौथा है तो आप ये भी याद रख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है भाई। पहला कौन सा है, अमेरिका, और दूसरा है चाइना, और तीसरा है रूस, US से। ऐसे नोट्स बना लीजिए आप, फिर चाइना, फिर रसिया, और फिर इंडिया, ऐसे। और भारत की जो है ये पूछ रहा है कौन सी लाइन है। यहाँ देखना, आप लोग को पता होगा, ब्रॉड गेज नैरो गेज जो पढ़ते हैं उनकी जो बीच की जो पटरियों की दूरी होती है उसके हिसाब से बताते हैं ब्रॉड गेज है कि नैरो गेज है। तो 90% से अधिक रेलगाड़ी नैरो गेज नहीं, ब्रॉड गेज पर आधारित है। तो ये हो गया गलत, केवल एक सही है। कौन सी रेड कॉलर श्रमिकों से संबंधित है। तो देखिए, आपको पता होगा ना, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर। वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, है ना। और फिर जो R&D वगैरह करते हैं, रिसर्च अनुसंधान करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, उनमें गोल्डन कॉलर में भी आ जाते हैं। तो रेड कॉलर जॉब क्या है, ये होती है श्रमिकों से संबंधित। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं, ये हो जाएगा, है ना। द्वितीयक में तो आपको पता ही है, द्वितीयक में कौन आ जाएगा, ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर। और इनमें क्या है, इन दोनों को व्हाइट कॉलर भी बोलते हैं और गोल्ड कॉलर भी आता है इसमें ना, स्वर्ण कॉलर जिसे बोल देते हैं। तो क्योंकि ये बड़े ऊंचे लेवल के आदमी होते हैं जो बिल्कुल एकदम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जैसे नीति आयोग के सदस्य हो गए, है ना, इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक लोग हो गए, ये सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देश दिए हैं, और देश में संकीर्ण आधार वाला आयु लिंग पिरामिड। देखिए, संकीर्ण आधार वाला आयु लिंग पिरामिड वो होता है जहाँ बच्चों की जन्म दर कम है। जैसे भारत है, यहाँ तो हमारे यहाँ खूब बच्चे पैदा होते हैं ना, आपको पता है, शादी होती तुरंत बच्चे पैदा होते हैं यहाँ। तो इसका आधार हमारा तो बड़ा रहेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि वहाँ बच्चों की कमी हो रही है, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, आपका जो है जर्मनी, है ना, ये सब ना। तो वही ये पूछ रहा है, तो बताते हैं, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, और इटली भी हो गया। और देखिए, अफ्रीकन देश क्या है, वो तो पिछड़े देश है, और जहाँ पिछड़े देश होंगे वहाँ बच्चे खूब पैदा होंगे। तो ये इसमें नहीं है। तो ये तीनों हो गए इसमें शामिल। आगे चलते हैं, इसका उत्तर कौन सा होगा, केवल 3। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं। मतलब विस्तृत मतलब बड़ी भी होगी, और वाणिज्य मतलब कमर्शियल, है ना, कमर्शियल जो होगी अनाज कृषि की विशेषताएं पूछ रहे हैं ये। तो क्या है, सही नहीं है। तो ये सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, यह मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि के आंतरिक भागों में की जाती है। तो बिल्कुल सही है। कोस्टल भागों में तो आपने देखा होगा, क्या छोटी छोटी मत्स्य पालन वगैरह में ज़्यादा लोग बिजी होते हैं, और जहाँ आंतरिक भाग है वहाँ क्या मैदान भी बड़े बड़े होंगे, तो विस्तृत कृषि हो जाती है। कमर्शियल क्रॉप के लिए ज़्यादा जगह चाहिए ना। इसकी मुख्य फसल गेहूँ है, बिल्कुल सही है। यह हालांकि अन्य जो है मक्का, जौ, राई, बाकी भी बोई जा सकती है, तो ये बोई जा सकती है। तो ये तो होता ही, केवल गेहूँ गेहूँ थोड़े होंगे किसी जगह के ऊपर। तो ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है, सी देखते हैं। तो सी में क्या है, इस कृषि के खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल भाई, जहाँ भी कोई कमर्शियल काम करेंगे खेती का, अपने खाने के लिए तो आदमी 1-2 बीघे में भी काम चला लेगा, कमर्शियल में थोड़ा ही होगा। खेतों का आकार बड़ा होता है, जुताई से लेकर कटाई तक सभी कार्य कृषि यंत्र से किए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो बचा क्या है, चौथा गलत होगा, पढ़ लीजिए इसको एक बार। इसमें प्रति एकड़ अधिक उत्पादन के साथ प्रति व्यक्तियों का अधिक क्या है, अधिक उत्पादन होता है। मतलब इसमें ये क्या बोल रहा है कि प्रति एकड़ में अधिक उत्पादन होगा और लोगों के हिस्से में भी अधिक उत्पादन आएगा। तो ये तो सही है इसमें कि लोगों के हिस्से में आएगा, क्योंकि बड़े बड़े खेत है ना, तो किसानों की ज़मीन ज़्यादा है, तो लोगों के हिस्से में तो ज़्यादा आएगा उत्पादन, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन प्रति एकड़ जो है उत्पादन इसमें कम होता है, ये जरूरी नहीं कि ज़्यादा ही हो। तो ये हो गया गलत। 17 चलते हैं। अच्छा, सोलिका जनजाति पूछ रहे हैं। सोलिका जनजाति जो है ये कहाँ है, केरल के वनों के रूप में घुमंतू जनजाति है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। ये क्या है, मेनली कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में।
तो पहला हो जाएगा गलत आपका। ये क्या पूछ रहा है, इसमें सही पूछ रहा है कितने सही है, तो पहला हो गया गलत। इन्हें भारत सरकार और पीवीटीजी में वर्गीकृत किया गया है, नहीं, अभी ये वल्नरेबल नहीं है, जो विशेष रूप से कमजोर है, तो इनकी कोई ठीक ठाक जनसंख्या है, स्थिति भी सही है, तो नहीं है इसमें पीवीटीजी में शामिल। तो इसे स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका नाम अजीब सा है ना, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो बांस के बच्चे वाला सही है, तो ये आप कितने सही हैं, केवल एक सही है इसमें, मतलब तीसरा। 18वां देखते हैं क्वेश्चन, अंत्य राज्य ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन। तो मतलब अंत्य मतलब एक ही राज्य के अंदर, जैसे यूपी है, तो ग्रामीण प्रवासन इधर से इधर में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या है। तो आपको पता ही होगा कारण क्या है, शादी करके भाई आदमी तो अपने घर ही बैठा रहेगा, लेकिन महिलाएं क्या हैं, और ज़्यादातर अपने राज्य में आसपास के शहरों में शादी होती है, तो ये दर सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, महिला प्रवासन के मुख्य कारण काम और अधिक रोजगार है। ये थोड़ा ही है, ये तो शादी है इसका कारण, तो ये गलत हो गया। तो सीधा साहब कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है, इसका उत्तर सी हो गया। चलते हैं आगे, 19th क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटी उपागम, क्षमता होगा उपागम, कैपेसिटी अप्रोच, मतलब कैपेबिलिटी अप्रोच का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ऊपर उच्च विचार, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, समाज में परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पसंद की अनदेखी करते हुए पूरा करना, ये बताइए, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये इसके देखिए सब सही लग रहा है, क्योंकि कैपेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब पहुंच होगी वहाँ तक, और मानव जो है ट्रेनिंग मिलेगी मानव को। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, तो बिल्कुल सही है। ये अमर्त्य सेन जी ने कंसेप्ट दिया था। तो क्या बोला था कि जो अभी क्या है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक जो पहुंच हो रही है और मानव की जो कैपेबिलिटी वहाँ बढ़ रही है, यही विकास की कुंजी है फिलहाल वर्तमान में। तो ये सही बोला इन्होंने, इन चीज़ों में हम पहुँच बढ़ाएंगे और इनकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी और विकास अपने आप होगा देश का। अब ये देखिए, ये कुछ कृषि जो है ना, आप देते ना, जैसे हमारे यहाँ झूम कृषि है, ये स्थानांतरित कृषि होती है। जैसे एक जंगल काटा, यहाँ खेती की, फिर यहाँ बेकार ज़मीन होगी, फिर दूसरी जगह चले गए, तो ये उनके ना नाम बार बार पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ झूम बोलते हैं, तो इसे अन्य देशों में इस प्रकार से बोलते हैं, कुछ कुछ नाम है इनके। जैसे मिल्पा कहाँ है, मिल्पा आपको पता होगा मैक्सिको में है ना, मैक्सिको में मतलब मध्य अमेरिका जो है ना, मैक्सिको ये वाला। तो ये क्या हो गया आपका, सही है, मध्य अमेरिका है तो सही है इसका उत्तर। यहाँ मैक्सिको लिखता तब भी सही रहता। लद्दाख मलेशिया, ये भी सही है। तोंग्या, देखिए तोंग्या श्रीलंका नहीं होती है, जो हमारा म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा बोलते थे, म्यांमार यहाँ होती है ये। अन्य भी याद कीजिए आप कुछ, है ना। चेना, देखिए चेना जो है श्रीलंका में होती है, चेना खेती, जो ये श्रीलंका है इसमें चेना खेती होती है, मतलब चेना इसका नाम है, जो स्थानांतर कृषि होती है उसका नाम चेना। अब इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, श्रीलंका की शेप कैसी है, चने के जैसी है, तो ये चेना हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। मैक्सिको होता, मैक्सिको मिल्पा, ऐसे याद कर लीजिए, है ना। और ये तोंग्या बता ही दिया। तामराई थाईलैंड में होता है, और बस, और तो मेन ही है। एक ब्राज़ील का भी आप याद कर लीजिए, ब्राज़ील का भी बार बार पूछते हैं, तो इसमें केवल 2 सही है, ये याद। चुक्की माटा जो ये चिली में है, ये आपको पता होगा तांबे के लिए बड़ा फेमस है यहाँ ना। चिली के जो अटाकामा मरुस्थल है ना, ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चीनी के उत्तरी भाग में है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा भंडार है ये अटाकामा का जो ये मरुस्थल है, और चुक्की माटा पठार जो है यहाँ पर, तो ये तो सही है। कूलगर्डी, ये तो ऑस्ट्रेलिया में पता ही है आपको, सोने की खान है, यहाँ सोना ही लिखा है तो अच्छा है। यूटा क्या है, हीरा, है ना। ये हीरा नहीं है, देखिए ना, ये गलत दिया इन्होंने। ये ऐसे ही करते हैं, 1-2 गलत सही देंगे फिर गलत दे देंगे। ये है यूरेनियम, देखिए आप इससे याद रखिए, यूटा यूरेनियम, यूरेनियम दोनों में यू है ना, तो याद हो जाएगा ऐसे ऐसे। एक बार लिंक बना लेंगे ना आप, तो फिर वो एग्जाम में याद आ जाएगा खुद से ही। तो इस यूटा कहाँ है, ये यूएसए के नवादा जो है ना, यूएसए का जो है नवादा मरुस्थल है, वहाँ पर है ये। तो इतना बस याद रखना है इसमें, तो केवल 2 सही हैं, पहला और दूसरा। 22 क्वेश्चन देखते हैं, 22nd। ये क्रियाकलापों के ऊपर विचार बोल रहा है, कौन कौन से पूछ रहा है, पंचक क्रियाकलाप है।
जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र होते हैं ना, तो ये पंचम तो आपको पता ही होगा। देखिए प्राथमिक तो कृषि होगा, फिर ऊपर बढ़ते चल जाते हैं कृषि, फिर कृषि का जो कच्चा माल जो जहाँ देगा मैन्युफैक्चरिंग हुई वो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण आ जाएगा द्वितीयक। फिर इन विनिर्माण से जो सेवाएं प्रदान होती हैं, जैसे जैसे कोई भी सेवा हमारी कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये तीसरा होता है। चौथा भी ऐसे ही आगे बढ़ता है, पाँचों भी ऐसे आगे बढ़ता है। अब चौथे पाँचों में क्या है, जो जो वैसे है ना रिसर्च वगैरह के कार्य आ जाते हैं या अध्ययन अध्यापन के। तो ये पंचम पूछ रहा है, तो पंचम में क्या होगा, अनुसंधान आ जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी का बिल्कुल सही भाई, खाद्य प्रसंस्करण थोड़ा याद है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप जॉब है ना। तो तीसरा क्या है, सरकारी नीति निर्माण में ये, तो ये भी आ जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण जो है ना मैन्युफैक्चरिंग अर्थात द्वितीय है, ये द्वितीय, ये तो मतलब निचले स्तर की जॉब होगी ना, किसी तो मैन्युफैक्चरिंग लेबर हाथ से काम करेगी। तो तीसरा हो गया सरकारी नीति निर्माण में निर्णय, ये भी हो गया। विश्वविद्यालय में अध्यापन, जो हमारे प्रोफेसर साहब होते हैं तो उनको भी उच्च स्तर की जॉब मानी जाती है। तो पहला तीसरा चौथा ये हो गया सही। देखते हैं 23वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं, शिशु लिंग अनुपात पूछ रहे हैं। जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में जनगणना 2021 में शिशु लिंग अनुपात में 2011 में शिशु लिंग अनुपात में सुधार हुआ है? नहीं, देखिए ना ये इनफैक्ट ना गिरता जा रहा है। पहले कितना था, 927। ये याद कर लिए क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पुराना डेटा है लेकिन याद करना पड़ेगा। 2001 की जनगणना में 227 था और 2011 में कितना है शिशु लिंग अनुपात हमारा, घटकर 918 हो गया, जो कि एक चिंताजनक बात है भारत के लिए। तो ये हो गया है गलत, सुधार की वजह गिरावट आई है। हरियाणा और पंजाब, ये तो आपको पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है। ये यहाँ पे लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है, में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगर अधिक होता तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना क्यों चलाते हरियाणा में, तो ये गलत हो गया। ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। हरियाणा का तो केवल 834 है और यही हाल जो है 846 पंजाब का है। तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। और भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, 972 है ना, ये अच्छी चीज़ है। ये राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इसी का है। चलते हैं आगे। यूटी में किसका है ये आप बताएंगे कमेंट में, क्योंकि आपको भी आदत होनी चाहिए थोड़ा लिखने की और गूगल करने की। तो ये दोनों गलत है, डी हो गया इसका उत्तर। इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है ये, अब आपको पता होगा। प्रॉम्प्ट किस चीज़ से, प्रॉम्प्ट कहाँ देते हैं आप, एआई में देते हैं ना, चैट जीपीटी वगैरह। तो ये कुछ उससे संबंधित है। तो क्या है, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जो है एआई चैट बोट में जो है से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें क्या है, हम ये देखते हैं क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। एक साइबर सुरक्षा भेद्यता जिसमें बाह्य डेटा एआई जनरेट प्रतिक्रियाओं में हेर फेर करता है, ये देखिए। तो ये इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होगा, जैसे आप कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और ये किसी और ने कुछ और प्रॉम्प्ट दे दिया है ना, तो ये एक किस्म का क्या है, हेर फेर है। मैंने सर्च करना मैं कुछ और चाह रहा हूँ एआई में, और किसी ने क्या किया, कुछ और सर्च मेरा हैक करके या कुछ और तरीके से मैनिपुलेट कर दिया इसको। तो यही होता है इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। जैसे आपकी कोई डेटा हैक कर लेता है, ये एक किस्म से वही है। अब देखिए एआई में भी, अब आप लिखें ना एआई के बढ़ते खतरे, तो उसमें आप इसे कोट करेंगे मेंस में कि इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से क्या हो रहा है, ये इसको डिस्टोर्ट कर रहा है, इसमें विसंगति पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ना प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करते चलिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, कैस्पियन सागर के घटते जलस्तर। अब जलस्तर तो सभी झीलों का घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। तो इसकी सीमा पूछ रहे हैं। देखिए अभी ये सीमा आ सकता है क्योंकि अभी ईरान वगैरह खाड़ी में भी अस्थिरता है, तो ये सब आपसे पूछते हैं। अच्छा, ये इसके चारों तरफ देश ना कई बार भूल जाते हैं, तो आप ना ट्रिक से याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक है कीरत, KIRAT कीरत। के से क्या हो गया, कजाकिस्तान। आई से क्या हो गया, ईरान, है ना, ईरान, है ना। आर से क्या हो गया, रूस हो गया, है ना। ए से हो गया अजरबैजान और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। तो इनमें से कौन कौन से यहाँ हैं, देखिए कजाकिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, इराक और अफगानिस्तान नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया इसका उत्तर, 1, 3 और 4, इसका उत्तर हो गया डी। ये आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक से याद कर लीजिए, कीरत बार बार करोगे तो याद हो जाएगी।
कैस्पियन, और ये भी याद रखो कैस्पियन सागर से सबसे लंबी तटरेखा किसकी मिलती है? कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान बड़ा देश है एक ना काफ़ी। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसके साथ साथ ना, क्योंकि अभी ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है ना, तो इजराइल से लगते हुए देश भी देख लीजिए आप, वो भी पूछेगा। इसकी ट्रिक है सीलेजा मिश्रा। सीलेजा मिश्रा। मिश्रा से बन गया मिस्र, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, है ना। जो से बन गया जॉर्डन, सी से बन गया सीरिया, एल से बन गया लेबनान। तो ये भी याद कर लीजिए आप, तो ये भी पूछ सकता है। ये पहले भी पूछ चुका है कई बार ना, तो अभी थोड़ा यूपीएससी भी फैक्चुअल हो रहा है और पीसीएससी उनको पूछता है। तो ये आप याद कर लीजिए, सीलेजा मिश्रा, ये किससे है? जो अपने इजराइल से लगते देश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोषी व्यक्तियों के दंडादेश के परिहार की सरकार की शक्ति के बारे में निर्देश जारी किए हैं। तो क्वेश्चन जरूर बनेगा इसके ऊपर। तो क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में परिहार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या होता है? जब जैसे आपको पता होगा ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, क्षमादान की शक्तियाँ। तो उसमें क्या होता है, किसी को सज़ा दी गई है, या तो उसका स्वरूप बदल सकते हैं, या उसमें कटौती कर सकते हैं, या सज़ा पूरी भी ख़त्म कर सकते हैं, और फांसी जैसे की सज़ा है उसको भी आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो ये सब शक्तियों के बारे में पूछ रहा है। तो संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास परिहार की शक्ति है, बिल्कुल है। राज्य सरकार भी सशर्त या बिना किसी शर्त के दंडादेश का निलंबन या परिहार कर सकती है। तो ये भी है। तो क्या हो गया इसका उत्तर हो गया हमारा, दोनों सही है। राज्य सरकार का आपको पता होगा अनुच्छेद, राज्यपाल का अनुच्छेद 161 होता है इससे संबंधित, और जो राष्ट्रपति का होता है अनुच्छेद 72 होता है। ये याद कर लीजिए आप दोनों। तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया हमारा, दोनों सही है, तो सी वाला हो जाएगा। आते हैं 27 में क्या है? मानव गरीबी सूचकांक की गणना करते समय कौन से पैरामीटर शामिल किए जाते हैं? तो इसी तरह से तो है, ये तो आपको पता होगा। इसमें घरेलू आय नहीं होगी गरीबी में, है ना। ये प्रौढ़ निरक्षरता है, अल्पबार वाले बच्चे हैं, है ना, चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग से बोलते हैं। और जी जो है आयु प्रत्याशा इसमें देखते हैं, 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित रह पाएगा कि नहीं, है ना। देखो गरीब आदमी की बेचारे की आयु भी 40 वर्ष निर्धारित कर दिया इन्होंने, है ना। और वही सबसे जल तक पहुँच, ये सब है इसमें ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 है, तो उत्तर हो जाएगा सी। लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक रिपोर्ट है जिसमें प्रकाशित किया जाता है। तो लैंड रिस्टोरेशन आपको पता ही होगा ना, जहाँ मरुस्थलीकरण या लवणीकरण बढ़ रहा होगा, तो वहीं तो रिस्टोरेशन होगा, मतलब उसका एक किस्म से सुधार। जैसे वो पहले थी, स्टोर करना क्या होता है? रिस्टोरेशन, मतलब उसे रिस्टोर कर दिया जैसे पहले थी वो, है ना, उसका सुधार कर दिया। तो ये जो हमारा यूएनसीसीडी याद रख लीजिए आप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और पूरा नाम क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान है। तो ये इसी की रिपोर्ट है, ये वाला UNCCD। बस इससे याद रखना है। आगे चलते हैं। ये तेल क्षेत्र है, देखिए अभी तेल क्षेत्र के ऊपर आफत आई है। उधर ईरान हमले कर रहा है, इधर इजराइल, उधर अमेरिका, और फंस कौन रहा है? भारत में लोग क्या कर रहे हैं? पेट्रोल पंप में अभी जबकि कोई कमी नहीं है, तब भी लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। और कुछ शहरों में कमी भी है। भाई किसके बात के यकीन करें, पता नहीं, देखिए, लेकिन दिक्कत तो होगी। तो ये स्थान देख लीजिए फिलहाल आप, तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ है। बर्गन कुवैत का, ये सही है बिल्कुल। दूसरा क्या है? सफ़ानिया जो है, ये इसके नाम से, ये ईरान का नहीं, ये है सऊदी अरब, से याद कर लीजिए, सऊदी अरब का है। और ये फारस की खाड़ी में ही है इसका, पर गल्फ ऑफ पर्सिया जिसे बोलते हैं। लूला, देखिए लूला तो नाम से ये आपको पता होगा, जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री है, उनका भी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं शायद वे, उनका भी नाम लूला डिसूजा करके है। तो ये वेनेजुएला का नहीं, ये ब्राज़ील का स्थान है, ब्राज़ील का तेल क्षेत्र है। इसके बाद क्या हो गया? शुगर लोफ, है ना, शुगर लोफ भी ब्राज़ील का है। शुगर लोफ से ऐसे याद कर लीजिए, ब्राज़ील में गन्ने की खेती बहुत होती है, चीनी की, तो इससे आपको याद रह जाएगी, हाँ ये ब्राज़ील का है। तो ये चारों याद कर लीजिए। तो क्या क्या हुआ इसमें? गलत हो गया, ये गलत और ये सही। तो केवल 2 सही है इसमें, उत्तर तो इसका बी हो गया। 1 और 4 सही है इसमें। बाकी ना कुछ 1-2 क्षेत्र हो रहे हैं जो पूछ सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको ना।
एक तो ईरान का है फेरडोस, ये याद कीजिए। और अभी खरग आइलैंड भी जो है ना वो भी पूछ सकते हैं, खरग आइलैंड, ये भी ईरान का है यहाँ पर। और एक यूएई का भी पूछता है, इसे बोलते हैं जकूम, ऊपरी जकूम। ये याद कर लीजिए आप, और याद करें ना करें, ऊपरी जकूम है ना, ये कहाँ है, यूएई, जिसे हम दुबई और अबू धाबी जिसके शहर है ना, अबू धाबी कैपिटल है, यूएई है। तो ये जरूर कर लीजिए। काशगन करके होता है, वो कजाकिस्तान का है, काशागन, काशागन। ये कह है इसलिए याद भी हो जाएंगे आराम से, और पूछ भी सकता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। चलते हैं आगे, 30वां देखते हैं। देखिए ये इतनी बड़ी जनजाति है, उसके बारे में दिया, पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधे से ही समझ आ जाएगा। क्या है, घुमंतु जनजाति है, मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका के मध्य उच्च भूमि में विचरण करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर केन्या और तंजानिया, देखिए केन्या और तंजानिया में आपको पता होगा मसई जनजाति है ना, तो ये इसी के बारे में पूछ रहे हैं। आप ये आगे पढ़ोगे, इसका वही, इनका जनजाति का सेम ही काम है भाई, पशुपालन, मवेशी पालन, चारे के लिए इधर उधर जाना, बस यही है। इनके पास देखिए विशिष्ट कुबड़ और लंबे सींग वाले जो होते हैं, देखे होंगे ना आपने, बैल देखे होंगे लंबे लंबे सींग वाले, ऐसे इस टाइप के। ये अफ्रीकन में हर चीज़ लंबी होती है, वहाँ के लोग भी लंबे होते हैं, सींग भी लंबे हैं वहाँ के। तो मसई जनजाति है। चलते हैं आगे, मानव बस्तियों के संदर्भ में अर्धगुच्छित प्रारूप। देखिए गुच्छित प्रारूप क्या होगा, जहाँ जहाँ ऐसे सटी हुई घर बने होंगे, जैसे आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है, और गंगा के जो मैदान है इधर, ये है गुच्छित बस्तियाँ। ये अर्धगुच्छित प्रारूप पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ है, गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भाग, तो ये सही है, अर्धगुच्छित पर जो है वहीं पाई जाती है। और गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, क्योंकि यहाँ इतनी कृषि होती है, इतने लोग यहाँ बसते हैं शुरू से आकर, तो यहाँ गुच्छित बस्तियाँ जो क्लस्टर्ड जो होती है, क्लस्टर्ड बोलते हैं या गुच्छित बोल देते हैं इसे। और खाली खाली बस्तियाँ कहाँ होगी भाई, जहाँ एक पल्ली बस्ती भी है, पल्ली बस्तियाँ भी आप देख लीजिए, पल्ली बस्तियाँ जो है इन्हें हेमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। ये गंगा के निचले मैदान में होती है, जैसे ये गंगा का ऊपरी मैदान तो इधर पश्चिमी यूपी हो गया और यूके हो गया, और ये गोरखपुर और ये इधर का प्रयागराज से आगे का जो क्षेत्र है, गोंडा बस्ती इधर का, तो यहाँ क्या है, पल्ली बस्तियाँ पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं हेमलेटेड इंग्लिश में सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है, मेन बस्ती होगी और फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी बस्ती होंगी बसी हुई, है ना, ये आसपास, वैसे तो फिजिकल रूप से अलग होगी, लेकिन इनका नाम एक ही होगा पूरे गांव का, तो ये समझ लीजिए आप, ये होती है पल्ली बस्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां, सोलर कोरोनल के बारे में पूछ रहा है। सौर किरीट छिद्रों, जो सूरज होता है ना, उसमें कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे छिद्र होते हैं, मतलब हम तो देख नहीं पाएंगे, दूरबीन से दिखेंगे वो, तो ऐसे होते हैं, ये उनके बारे में पूछ रहा है। सोलर किरीट क्या है, सोलर कोरोनल होल्स, तो ये उच्च संघन वाला क्षेत्र है, तो ये गलत हो गया। देखिए जब यहाँ ऐसे घनत्व रहेगा ना, तो आग फेंकता रहेगा पूरा, तो जहाँ भी सघनता कम हो जाएगी तो वहाँ से आग फेंकनी कम हो जाएगी, तो वहाँ सूरज क्या है, लाल पीला तो दिखाई नहीं देगा, वहाँ दिखाई देगा काला। अब एक सगर ठंडा हो जाएगा ना बाकी एरियो से, तो ये उच्च सघन नहीं होगा, निम्न सघन वाला होता है। एक चुंबकीय खुला होना, इसका ये सही है ना, चुंबक क्षेत्र खुला रहेगा। एक द्विध्रुवीय चुंबक क्षेत्र नहीं, ये एक ध्रुवीय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया आपका केवल दूसरा सही है। तो ये सोलर किरीट आप समझ लीजिए, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। ये बस यही है कि भाई वहाँ सघनता कम होगी, गर्म की बजाय ठंडे हो जाएंगे और काले दिखाई देने लगे, इसलिए उनको धब्बे बोलते हैं, छिद्र से दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, मैंगनीज पूछ रहा है, मैंगनीज के बारे में क्या कथन बताइए। यह है लोह मिश्रित विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, बिल्कुल, जब लोहे में ना इसको मिलाया जाता है ना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है, जी नहीं, कहाँ होता है, इन मामलों में क्या है, उड़ीसा बहुत आगे है ना, अधिकांश खनन तो ये भंडारण और उत्पादन यही होता है। तो मैंगनीज है इसमें उड़ीसा की कौन कौन सी है आपको पता होगा, कोरापुट है ना, सुंदरगढ़, केंदुझर और कालाहांडी, ये कालाहांडी और जो है कोरापुट तो फेमस है ना, कोरापुट में एक एल्यूमिनियम का वहाँ प्लांट भी बना हुआ है। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, मैंगनीज होता है मेनली भंडारा, ये बहुत पूछते हैं भंडारा ना, भंडारा मैंगनीज क्षेत्र कहाँ है, रत्नागिरी और नागपुर। भंडारा याद रख लीजिए कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना।
तो इसका उत्तर हो गया ए, केवल एक सही है। चलते हैं आगे। विचार करना है कोंकण रेलवे नेटवर्क कितने राज्यों में फैला है, तो आपको पता होगा ये 3 राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी, फिर गोवा और कर्नाटक का, कर्नाटक में जाके ख़त्म हो जाता है। आपने पता होगा ना, महाराष्ट्र का मैप ऐसा है, फिर यहाँ गोवा है और यहाँ से फिर कर्नाटक शुरू होता है। तो कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा मंगलूरू बोलता है, मंगलुरु, तो वहाँ तक है ये, है ना। ये समझिए कि ये लगभग जो है 700 750 760 किलोमीटर है ना, इसकी लंबाई है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ ना पहाड़ियाँ हैं बड़ी, मतलब खतरनाक जगह है, तो फिर भी वहाँ से रेलवे नेटवर्क निकालना बड़ी बात है। तो ये अपने उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये। देखिए 146 नदियों से निकलता है ये। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। और 2000 पुल बने हैं इसमें, लगभग 91 सुरंग है। जब भी आप कभी महाराष्ट्र ट्रेन में बैठोगे तो देखोगे सुरंग कितनी अच्छी है, वहाँ सुरंग पे सुरंग आती रहती है। तो यही है बस 3 राज्य से। तो ये हो गया केवल 3। 35 देखते हैं। किन देशों ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी, अर्थात क्या बोलता है सेपा, जिसे बोलते हैं कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा किन किन देशों ने किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने किया है, जापान ने किया है और यूएई भी कर चुका है। और जो है यूएई सबसे लेटेस्ट है, अभी 2022 में किया था। और आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी क्या किया था, बड़ा चर्चा में रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भारत ने किया था ना, है वो भी इसी प्रकार का समझौता है, लेकिन उसका नाम अलग है ना। अगर इसका नाम एग्जैक्ट ना देता तो हम उसे बता देते, ये भी उत्तर में वो होता है ECTA। ये क्या है? ये हमारा है इकोनॉमिक सी से कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। ये भी 2022 में अभी हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, लेकिन इसका नाम अलग है, सेपा नहीं है, तो इसलिए इसको उत्तर में नहीं रखेंगे। तो उत्तर हो गया 1 2 4, 1 2 4, उत्तर हो गया सी। चलते हैं आगे। 36 चीनी उद्योग के संदर्भ में बताइए। तो आप देखिए चीनी उद्योग क्या है। हालिया वर्षों में चीनी मिलों के स्थानांतरण और दक्षिण एवं पश्चिम राज्यों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए खतरा है ऊपरी लोगों के लिए, जो उत्तरी भारत के लोग हैं। तो अभी ये क्या है, नीचे की तरफ खिसक रहा है, पश्चिम मतलब महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु कर्नाटक, क्योंकि वहाँ ना गन्ने की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है। दूसरा देखिए, दक्षिण एवं पश्चिम राज्यों की सहकारी समितियाँ इन राज्यों में अधिक सफल है। तो ये भी है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो चीनी मिलें हैं ना, ज़्यादातर जो है 80% सहकारी हैं। लेकिन यूपी हरियाणा आप देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ चीनी मिलें जो है निजी हैं, ये पेमेंट में दिक्कत आती है। तो जो सहकारी समितियाँ वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है चीनी के क्षेत्र में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर हो जाएगा सी। 37 देखते हैं। चावल की खेती, अब ये तो पता ही होगा आप लोगों को, चावल की खेती क्या है भाई। इसके लिए तापमान भी चाहिए ज़्यादा और पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो गया, चिकनी काली मिट्टी, नहीं चिकनी काली मिट्टी थोड़ी है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी में होता है ना, में जल स्थिर रह सकता है और चावल के लिए एक आदर्श दिशा है। तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी होता है। दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता। तो निम्न तापमान थोड़े होते हैं भाई, निम्न तापमान तो रबी की फसल होती है, जैसे गेहूँ होता है, तो इसके लिए तो उच्च तापमान चाहिए होता है। तो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस लगभग, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, ये तो सही है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो ये निम्न की बजाय उच्च होता तो सही होता, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। भारत के कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 भाग चावल की खेती है। तो बिल्कुल चावल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और भारत जो है विश्व का भी जो है ना 20% से, यानी कि 1/5 हिस्से से ज़्यादा चावल जो है में योगदान करता है उत्पादन में। और चीन के बाद भारत क्या है, दूसरे स्थान पर था, है ना। अभी तो और बढ़ जाएगा, तो जल्दी पहले स्थान पर आने वाला है। और वैसे जो है वेस्ट बंगाल जो है चावल में अग्रणी, और उसके बाद यूपी आता है। तो ये हो गया क्या है सही, 30 स्टेटमेंट सही, केवल सी। 41 देखते हैं। 38 शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अर्थात जो शुष्क भूमि में जो कृषि होती है वो वहाँ क्या क्या विशेषता होगी। मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। तो बिल्कुल सही है, शुष्क भूमि वहीं होगी और वहीं इसी प्रकार की कृषि होगी जैसे राजस्थान वगैरह है। इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और गंवार जैसी कठोर सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती है। तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल राजस्थान में बाजरा ये सब जो है इनमें कम पानी की जरूरत होती है ना, बिना वर्षा के भी हो जाती है। तो दोनों सही हैं। 39 देखते हैं।
लो या खानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पहले तो ये लिख लीजिए कहाँ कहाँ है। देखिए ये ना, पहले वाली मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इसके चांस है कि सबसे पूर्व में हो सकती है ये, है ना। उसके बाद कौन सी है आएगी, गोवा, है ना। गोवा क्योंकि ये ना, ये हमारा जो बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। झारखंड और उड़ीसा से बिल्कुल मिलता हुआ है, तो ये आ जाएगी झारखंड, है ना। तो सबसे पूर्व में ये हो जाएगी, उससे थोड़ा आगे चल के ये हो जाएगी। फिर आपका आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ तो आपको पता है कि थोड़ा सा मतलब झारखंड और उड़ीसा के थोड़ा इधर पश्चिम में है। तो ये छत्तीसगढ़, CHG लिख देते हैं शॉर्ट में। और रत्नागिरी महाराष्ट्र आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र वाले तो सबसे पश्चिम में होगी। तो यही होगा, जब सबसे पश्चिम में होगी तो पहले ये दो टिक कीजिए आप, इनमें से कोई सा उत्तर होगा। देखिए एग्जाम में ना ऐसे कर लीजिए, मैं भी ऐसे करता हूँ कि पहले इधर लगा लीजिए टिक, इधर कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। क्योंकि अब इन दोनों को तो एलिमिनेट हो चुका, अब इनमें से भी एक एलिमिनेट करना है हमें। तो अब जो है कौन सी आएगी महाराष्ट्र के बाद, भाई महाराष्ट्र वाली रत्नागिरी आ गई, उसके बाद हमारी आएगी ये छत्तीसगढ़ वाली दुर्ग। तो दो दो आ गई, 4-2 आ गई। अच्छा देखिए यहाँ 4-2 दोनों लिखा हुआ है, तो अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अभी देखते हैं इसके बाद आएगी गोवा। गोवा झारखंड में, तो ये आ जाएगी 3। और फिर मयूरभंज लास्ट में इधर। ये हालांकि इनमें बड़ा कम डिफरेंस है, तो ये याद रख लेना। ये जो है मयूरभंज, मयूरभंज है उड़ीसा वाला, और ये जो है गोवा है जो झारखंड और इसके बिल्कुल जो है सीमा से सटा हुआ है झारखंड में ये गोवा। तो ये याद रख लेना। तो पहला उत्तर इसका सही हो गया। 40वां, ट्रक कृषि का तात्पर्य क्या है, दूरस्थ बाजारों में आपूर्ति के लिए सब्जी और बड़े पैमाने पर खेती करना। तो इसको ही ट्रक कृषि बोलते हैं। देखिए आपने देखो ना, दिल्ली के जो आसपास जो है ना, जैसे बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, ये ट्रक से भर भर के इधर ना सब्जियाँ आती है सारी। दिल्ली में थोड़ा इतनी उगेगी, हरियाणा से आती है उधर से। तो इसको ही ट्रक कृषि बोलते हैं, है ना। ट्रक वही, क्योंकि परिवहन होता है ना, तो इसलिए ट्रक कृषि बोलते हैं। ट्रक के थ्रू भेजी जाती है। कारखाना कृषि में कारखानों में तैयार किए गए चारे पशु चिकित्सा देखभाल के साथ साथ नियंत्रित परिस्थितियों में मुर्गियों मवेशियों जैसे, ये सही है सब ना, कारखाना कृषि से बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये ऐसे बंद उसमें हो गए ना एक किस्म से, तो इसे कारखाना कृषि बोल देते हैं, मुर्गी पालन और ये सब जो होता है। अब कारखाना कृषि कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ये भी मेनली किस कहाँ होती है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ये कारखाना बड़े बड़े वहाँ लेवल पे कृषि होती है। वहीं पे बकरी उगेगी, वहीं के मीट बनेगा, ये सब ना एक साथ होते रहते हैं, वहीं इनका चारा बनेगा। तो दोनों सही है, सी उत्तर हो गया हमारा 41 का। आगे चलते हैं 41 पे, सॉरी 40 हो गया, 41 चलते हैं। इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस, अर्थात एक ऐसा उसकी इमेजन करिए, विश्व की कल्पना करते हैं जहाँ साइंस में ज़्यादा महिलाएं होंगी। और साइंस में जब महिला बोलते हैं उसे साइंस वालों क्या बोलते हैं, स्टेम। स्टेम में महिलाएं बार बार क्वेश्चन देखते होंगे, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो ये किसकी है, देखिए UN वुमेन नहीं, ये कन्फ्यूज करेगा आपको, इसकी नहीं है। लेकिन ये यूनेस्को की, याद रख लेना। इसका एक बड़ा पोस्टर भी आया था, प्रचार हुआ था, यूनेस्को की जो लिस्ट आई थी, इस प्रकार से महिलाओं के चित्र बनाए गए थे उसमें। तो ये चलते हैं आगे। जीवाश्म ईंधन भंडार। जीवाश्म ईंधन भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ये, कच्चा पेट्रोल सामान्यतः अवसादी सैलों, विशेष रूप से टर्सरी काल जो है, तृतीय काल की चट्टानों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, अवसादी सैलों में तो होता है ये। दूसरा क्या है, शैल निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है। हाँ, ऐसे छेद करते हैं ना उसमें चट्टानों में, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है, बिल्कुल। और वो छेद ऐसे नहीं करेंगे कि भाई कोई ड्रिल कर देंगे, वो पानी से छेद करते रहते हैं, पानी पानी की धार मारते हैं, फिर साफ करेंगे, फिर पानी की धार मारेंगे, इस प्रकार से ड्रिलिंग के साथ पानी चलता है। तो ये भी सही है। विश्व के अधिकांश प्रमाणित तेल भंडार उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो कहाँ है ये, तो सबको पता है, मिडिल ईस्ट, जहाँ अभी बैंडबाजी पड़ी है बेचारों की, इतने हमले हो रहे हैं। फिर अगर सबसे बड़ा भंडार किसी देश में पूछते हैं तो वेनेजुला है, इसलिए मुद्रो साहब को उठा के ले गए थे वो। लेकिन वहाँ तेल निकालना इतना आसान नहीं है, वहाँ का तेल ही अलग लेवल का है, थोड़ा कम गुणवत्ता का है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा A। 43 देखते हैं, सुर्खियों में रहने वाला पारस शब्द। तो ये तो
सीधा सीधा क्या है, करंट का क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। पारस ये है ना, देखिए पी से ही आपको पता चल जाएगा। फिजिकल लेबोरेटरी जो है ना हमारी, वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये बनाई है एक टेलीस्कोप। तो उस PRL आपने सुना होगा, फिजिकल रिसर्च लैब, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अर्थात भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये इसे बोलते हैं PSL। तो PRL सॉरी, द्वारा बहिर्गोह जो एक्सोप्लेनेट है, मतलब दूर के जो ग्रह हैं का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ है। तो इसका उत्तर यही सही हो गया। ये कहाँ स्थापित किए, माउंट आबू में, राजस्थान में एक चोटी है ना माउंट आबू। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए। वहाँ जैन धर्म के मंदिर है और एक बड़ा तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लिए। तो ये याद रखिए आप, इसका उत्तर ये सही है, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। अब बस्तियों के आकार फिर से आगे, वही बताया था। बस्तियों के आकार देखिए, ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों और चौड़ी अंतर परिवहन घाटियों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल वहीं पाए जाएंगे भाई। आयताकार के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और चौकोर चाहिए, तो जब चौड़ी घाटी होगी तभी पाए जाएंगे। संकरी घाटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। और गंगा के मैदान जैसे बड़े बड़े प्रतिरूप जहाँ समतल मैदान है वहाँ पाए जाएंगे, तो सही है। क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहे पर प्रारंभ होती है और चौराहे के देखिए बिल्कुल ऐसे ही इससे दिख जाएगा आपको। ये घर ऐसे बने होते हैं चौराहे के आसपास, ये सड़कें हैं मान लिया, तो ये इसे बोलते हैं क्रॉस आकार की बस्तियाँ। तो सही है, ये भी सही है। चलते हैं, दोनों सही हैं, मतलब A और B, 1 और 2। 45 क्वेश्चन देखते हैं। गार क्या है, सामान्य कर और परिहार नियम है ना। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है ना। तो ये क्या होता है कि जो गलत तरीके से कर बचाते हैं ना, उनके खिलाफ कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उनको बोलते हैं गार। कुछ जैसे शेल कंपनियाँ स्थापित करते हैं ना मॉरिशस वगैरह में बाहर, तो वो क्या करते हैं, झूठी कंपनी दिखाएंगे और वहाँ टैक्स कम है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे, टैक्स वहाँ लगेगा, तो उनके पैसे बच जाएंगे। तो उससे ही संबंधित है ये। तो इसमें क्या है, सही कथन बताना होगा में कौन सा है पद, किससे संबंधित है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते नहीं, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रारंभ सुरक्षा पहल नहीं, कर अपवंचन वही मतलब टैक्स अवॉइडेंस, और एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग पर अंकुश लगाने की रोक, यही सही है इसका उत्तर। ये गोपनीयता से कोई मतलब नहीं है इसका। मानव प्रवास के बारे में, प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। अब तो मानव प्रवास आपको पता है 2 फैक्टर होते हैं, एक तो पुश और एक होता है पुल। भाई पुश का मतलब क्या है, किसी को धक्का दे रहे हो आप, मतलब किसी ऐसे कारण जिनके कारण आदमी अपने घर से दूर भागेगा, वो तो पुश हो जाएंगे। दूर कब भागेगा, देखिए जब गरीबी होगी है ना, वहाँ पर आपदा आएंगी, इस टाइप की जो समस्या होगी। पुल फैक्टर क्या होता है, जो किसी को खींचेगा अपनी ओर, तो उससे भी प्रवास बढ़ता है। तो इसमें अच्छे आएंगे सारे के सारे, जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे स्कूल आ जाएंगे है ना, अधिक सैलरी आ जाएगी, ये सब आएंगे। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें से कौन से पूछ रहा है, प्रतिकर्षक, मतलब प्रतिकर्षक हो गया हमारा जो इनको मतलब एक किस्म से बेकार वाले है ना, जो दूर खींच भगाते हैं, ये हमारे पुश वाले फैक्टर हो गए। तो पुश वाले क्या हो गए, आर्थिक अवसर नहीं होगा, राजनीति का स्थिरता, बिल्कुल जहाँ लड़ाई दंगे होंगे राजनीति का स्थिरता रहेगी, तो वहाँ तो पुश अर्थात प्रतिकर्षक कारक आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल सही होगा, कठोर जलवायु से बिल्कुल सही होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, ये अपकर्षक में आ जाएगा, जो अपनी ओर खींचते हैं अर्थात पुल में आ जाएगा, ये पुल हो जाएंगे, ये दोनों पुल, और ये हो जाएंगे पुश, मतलब ये प्रतिकारक। तो 2 3 4, इसमें कितने सही हैं, बी केवल 3 सही हैं। 47 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, नगरीय संकुल निर्माण में योगदान करते हैं। क्या होता है नगरीय संकुल, जैसे दिल्ली हो गया, इसके आसपास गुड़गांव भी हो गया, अन्य शहर भी होंगे छोटे छोटे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब आ गए। तो जब कई शहरों को मिला के एक पूरा प्लानिंग टाउन टाइप बन जाता है, तो उसे बोलते हैं नगरीय संकुल। इसमें योगदान करते हैं कि क्या, नगरीय केंद्रों के उच्च जनसंख्या घनत्व, तो ये सही है ना भाई। जब ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ काम भी होंगे और वो थोड़ा आसपास भी बसेंगे जाकर ना, जैसे अब दिल्ली में रहने की जगह नहीं तो लोग नोएडा में बस जाएंगे, तो फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ के लोग इधर आ रहे हैं तो पूरा एक जैसा नगर हो गया। अब दिल्ली से नोएडा जाएंगे, हमें लगता नहीं ना कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं। अब अगला देखते हैं, आसपास के कस्बों में नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क अच्छा होगा तभी तो नगरीय संकुल बनेगा। अगर सड़कें नहीं होगी तो लोग उसी शहर में बसते रहेंगे, केवल जहाँ भी वो शहर हैं। शहर की सीमा के भीतर बड़ी कृषि भूमि, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ग्रामीण होता है, ग्रामीण फैक्टर। तो 1 और 2 केवल 2 सही है। 48 देखते हैं, सौर क्रूड, सौर मतलब ये सोलर वाला सौर नहीं है, सौर जो खट्टा होता है, SOUR, सौर मतलब बेकार वाला, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो ये होता है सौर।
SOUR, सौर, ऐसे। तो क्या पूछ रहा है इसके बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, सौर क्रूड के बारे में। सौर क्रूड में स्वीट क्रूड की तुलना में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है ये तो, जिससे इससे संसाधित करना अधिक कठिन और महंगा हो जाता है, तो सही है। सो मतलब ये बताया था ना आपको, वेनेजुला में ये मिलता है। अब ट्रम्प साहब ने अटैक तो कर दिया, लेकिन वहाँ का तेल निकालेगा कैसे, उसको तो संशोधित करने में खर्चा आ जाएगा। इस प्रकार की रिफाइनरी यूएसए के पास नहीं है, तो अगर होती तो फिर तो तुरंत वहाँ से कच्चा तेल मंगा के अभी रिफाइन करना शुरू कर देता। तो सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने के बावजूद यह कुशल और उच्च गुणवत्ता गैसोलीन प्रदान करता है। अब कैसे करेगा भाई, जब कोई चीज़ खराब है, घटिया कम उसकी है, तो उसकी तो गुणवत्ता निम्न रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। वेनेजुला सौर क्रूड का एक अग्रणी उत्पादक है, ये भी अच्छा है। कम से कम अब ट्रम्प साहब समझेंगे क्या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उठाकर उसको, है ना। अब जबकि देखिए जो सौर के बदले स्वीट क्रूड है, तो ये कहाँ कहाँ है, ये अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे क्या है, इराक हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ क्या है स्वीट क्रूड होगा, तो ये इनको रिफाइन करना भी आसान है, इसलिए तो यूएसए ने इराक के ऊपर भी अटैक किया था। तो ये सब उसके स्वीट क्रूड ऑयल के स्रोत हैं। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 1 और 3, 2 गलत है। 48, 49। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसकी कृषि पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर होती है, तो बिल्कुल सही है। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। भारत में अच्छा उच्च भूमि क्यों होती है कि वहाँ पानी रुकता नहीं ना, अगर पानी रुकेगा तो इनका पौधा खराब हो जाएगा। तो वहाँ इसको इस प्रकार की जलवायु चाहिए कि बारिश तो हो लेकिन पानी ना रुके, चाय और कॉफ़ी के लिए, तो इसलिए उच्च भूमि पर इसकी वो होती है। कर्नाटक इसमें नंबर 1 है और कॉफ़ी में केरल नंबर 2 पर है, ये याद रख लीजिए आप। भारत में अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है, तो ये भी देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। भारत में सबसे जो है उच्च गुणवत्ता की उगाई जाती है, तो ये सबसे फेमस कॉफ़ी है ये। तो ये दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा इसका सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के दोस्तों, बाकी कल करेंगे अगली वीडियो में। तो ये इस्पात केंद्र बड़े पूछे जाते हैं, ये भी पीसीएस तो बार बार पूछता है, यूपीएससी भी बार बार पूछता है, तो ये याद कर लीजिए। शेफील्ड कहाँ है, शेफील्ड यूके में है, सही है ये। पिट्सबर्ग, देखिए पिट्सबर्ग जो है ना, ये हमारा यूएसए में है, ये रूस में नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। रूस में ऐसे ही मिलता जुलता नाम क्या है, पीटर्सबर्ग, इसकी स्पेलिंग ऐसे पीटर्सबर्ग, ऐसे इसको याद कर लीजिए। ये ना बड़ा घुमाता है, यहीं यूपीएससी यहीं घुमाएगा, पीसीएस भी यहीं घुमाएगा, यूपी पीसीएस भी। अच्छा इस्तिन, ये तो चीन में ही है ना, ये चीन का इस्पात केंद्र है, तो ये आप याद कर लीजिए। आगे क्या हुआ इसका, तो उत्तर हो गया इसका केवल 2, इसका उत्तर हो गया बी हमारा। कौन कौन सा है, 1 और 3, 1 एंड 3 सही है। तो आगे का क्वेश्चन बाद में करते हैं दोस्तों, आज 85 क्वेश्चन रखते हैं वीडियो, क्योंकि फिर वही 1 घंटे के आसपास हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको हमारी ये पहल दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।